आज के प्रोग्राम में दो तीन ख़बरें हैं और तीनों ख़बरें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सियासी मौज़ूआत तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ इंसानी बका के मसले हैं जो आजकल पाकिस्तान को दरपेश हैं। कभी महंगाई बेरोज़गारी की बात करते हैं, गुर्बत की बात करते हैं, क़ुव्वत इस्तिताअत से बाहर हो चुकी हैं अशियाए ज़रूरिया, उसका जिक्र करते हैं। आज एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है और पिछले कुछ सालों में हम पाकिस्तान में इसका तज़किरा तो करते हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम को हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये कहती है कि 40% स्टंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान में। 40% बच्चे ऐसे हैं जो सही नशो नुमा उनकी नहीं हो पाती। क्यों? मैल न्यूट्रिशन की वजह से। 55% ऐसे बच्चे हैं, 45% ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ का बुनियादी रीज़न, डेथ की बुनियादी रीज़न मैल न्यूट्रिशन खुराक है या कम खुराक है। और ये जो स्टंटेड ग्रोथ का 40% का नंबर है, ये इसी स्टडी के अंदर जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने स्टडीज़ को कंडक्ट किया है उनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछें तो वो कहते हैं कि इट गोज़ अप टू 55%। पाकिस्तान के आधे बच्चे इस वक्त खुराक की कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनकी सही नशोनुमा नहीं हो सकती। तो हम पाकिस्तान में एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो अगले 20-25 सालों में आधी से ज़्यादा वो नस्ल हमारी जो आइंदा जिसने पाकिस्तान चलाना है, बुढ़े बाबे 50-60 साल वाले बिल्कुल अपनी आखिरी इनिंग्स पे होते हैं, जाने का वक्त करीब होता है। अल्लाह ताला ने अगर 5-10 साल दिए हैं तो गनीमत है। वो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल तामीर करना है, उनमें से हाफ ऑफ देम वो इस वक्त स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। क्या ये आंखें खोलने के लिए, गौर व फिक्र के लिए, मनसूबा बंदी के लिए ये वक्त नहीं है कि हम सोचें कि इस 50% जनरेशन को जो खुराक की कमी के सबब कल या मर जाएगी या बीमार हो जाएगी या इस काबिल नहीं होगी कि पाकिस्तान को आगे लेकर आगे चल सके, उसके मसाइल को एड्रेस करें। सूबा सिंध के बाद अजला के अंदर हर 3 में से 2 बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। ऑन एवरेज 2 में से 1 बच्चा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। तो और क्या चीज़ चाहिए आपको आंखें खोलने के लिए? हमारे जितने अरबाब इख्तियार हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, कोई चीफ़ जस्टिस है, कोई आर्मी चीफ़ है, कोई निगरान वज़ीर आज़म है, सब के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वक्त हमने कंप्रोमाइज़ कर दिया है। ये रिपोर्ट ज़ाहिर करती है। अगर ये नहीं ज़ाहिर करती तो फिर हमें अपनी अक्लों पे मातम करना चाहिए, रोना चाहिए, अगर ये चीज़ हम समझ नहीं सकते तो। दूसरा इशू पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। जितने हमले पाकिस्तान में साल एक में शुरू हो चुके हैं दोबारा 9/11 के बाद, या जो नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमने कार्रवाइयाँ की, ज़रबे अज़ब ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद जो 1 साल 1.5 साल पिछले में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वो एक ऐसी लहर है कि अगर अभी से उसके ऊपर तलवार लेकर आप खड़े नहीं होते और उसकी कमर नहीं तोड़ते तो वो दोबारा एक उतना उससे भी ज़्यादा भयानक सूरत हाल होगी जो हमने ज़रब अज़ब के ज़रिए जिसको ख़त्म किया था। तो आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। उस एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर 2-3 बहुत अहम फ़ैसले हैं और उन अहम फ़ैसलों के अमल दरामद के लिए फ़ौज को कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा। एक ये है कि गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में अफ़गान या दूसरे कोई भी नेशनल गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, उनके लिए 1 नवंबर की डेड लाइन है, उसके बाद उनको पाकिस्तान से बाहर फेंका जाएगा। अब मसला ये है कि अफ़गानों ने यहाँ जाली शनाख्ती कार्ड भी, जाली पासपोर्ट भी बनाए हुए हैं और पाकिस्तान में जायदादें भी खरीदी हुई हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ है उनकी मलकियत अफ़गानों के पास बताई जाती है, कराची में भी ऐसे ही है। अब इस चीज़ का ख़ात्मा करने के लिए फ़ौज को ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले तो सवाल यह है कि ये सारा कुछ हुआ कैसे? क्या उस वक्त आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी? मेरा ख्याल है कि पट्टी बंधी हुई थी, और वो सिर्फ सिविलियन की आंखों पे पट्टी नहीं थी बंधी हुई, बल्कि हमारी एजेंसियों के लोगों पे भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पे भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। बाज़ अफ़गान मारे जाते थे तो पता चलता था कि उनके पास से जो ID कार्ड निकला पाकिस्तानी था। वो कैसे निकलता था? क्योंकि नादरा के अंदर अब एक जनरल साहब को उसका हेड लगाया गया, लेकिन पहले भी मिलिट्री के लोग नादरा के अंदर मौजूद हैं। कई ब्रिगेडियर काम करते होंगे, कई कर्नल काम करते होंगे। तो ये जो अफ़गान तालिबान लीडर्स को पाकिस्तानी ID कार्ड जारी किए थे वो मैंने जारी नहीं थे किए, तो जिन्होंने जारी किए थे एटलीस्ट उनको अकाउंटेबल ठहराएं। अब अगर वो मिलियंस ऑफ अफ़गान हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी सरजमीन पर हैं या दूसरे नेशनल भी मौजूद होंगे, उनको उठाकर बाहर फेंकना, इस फ़ौज को ये काम करना पड़ेगा। ये सिविलियन कोई नहीं कर सकता। मुनज़्ज़म तरीके से आपको कॉम्बिंग करनी पड़ेगी, जैसे वो कॉम्बिंग ऑपरेशन आपने टेररिज्म के ख़िलाफ़ किए थे ना, ये भी कॉम्बिंग ऑपरेशन करने पड़ेंगे। फिर साथ जो स्मगलिंग वाला इशू है उसको भी दोबारा आज डिस्कस किया गया एपेक्स कमेटी के इजलास में। स्मगलिंग भी जब तक बॉर्डर सिक्योर नहीं आप करेंगे, स्मगलिंग आप नहीं रोक सकते, और इसको बॉर्डर सिक्योर करने की ज़िम्मेदारी
दोबारा फ़ौज और सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर आएगी। उसके लिए भी पहले ज़रूरी है कि 10 साल जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी या जो इसमें मुलव्वस थे, कल हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो निगरान है उन्होंने कहा है कि कोर्ट मार्शल होगा, तो कोर्ट मार्शल का कोई 4 हफ्तों में रिजल्ट दिखाइए, 4-6 बंदे टांगिए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कोई स्मगलिंग करने की आइंदा से हिम्मत नहीं करेगा। जिसने जायदादें बनाई हैं अपने नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज़ायद, उनकी जायदादें ना सिर्फ ज़ब्त करिए बल्कि कौम को उनके नामों की तशहीर करिए और जायदाद की तफसील बताइए। देखिए कि ये कौम जो है आइंदा से कैसे सुधर रही, 6 महीने में सीधा हो जाएगा सारा काम। तो कुछ काम हम कर लें तो इंशाल्लाह आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी हैं, वो भी प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं और गुफ्तगू का। स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज मेहमान शख्सियात में बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, शोएब शाहीन साहब हैं तर्जमान PTI के, और कमर ज़मान कायरा साहब हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कायरा साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ प्रोग्राम का। गुर्बत, महंगाई, बेशुमार प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ये आज स्टंटेड ग्रोथ वाली रिपोर्ट पढ़ के तो मुझे लगा है कि हम तो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, जड़ें काट रहे हैं नीचे से कि ज़्यादा देर बरकरार ना रह पाए, वो हरकत हम कर रहे हैं। मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप ज़िम्मेदार हैं, हम सब ज़िम्मेदार हैं। शुक्रिया नदीम साहब। जब हम ये बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को सही तरह खुराक नहीं दे रहे, हम उनको तालीम नहीं दे रहे, हम उनको सेहत की सहूलतें फराहम नहीं कर रहे, वो सर वालिदैन की ज़िंदगी हम कैसे तब्दील कर रहे हैं? मैं शोएब साहब से भी इस पर सवाल करूँगा। हम कहते हैं ये जो यूटिलिटी स्टोर्स है, इनके ज़रिए हम सस्ता राशन देंगे, आधा पैसा यूटिलिटी स्टोर्स का करप्शन की नज़र हो जाता है, वो हम कैश ट्रांसफ़र कर देते तो शायद वो बेहतर होता, आधा पैसा चोरी ना होता। शहबाज शरीफ कहता है आटा बड़ा महंगा है, फ्री का आटा ट्रकों पर रख के बांटना है, आधा पैसा चोरी हो गया, आधे लोग मर गए हैं उसमें, आधों के कपड़े फट गए। कैश ट्रांसफर वाला भी, हम सारी बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कैश ट्रांसफर वाला जो इशू है ना, आपको पता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कितने साल लगे हैं? हमने शुरू किया था 2007 में 8 में, उसके बाद इसमें कितनी तब्दीलियां आई, कितनी इस पर मेहनत हुई, कितनी इस पर कॉम्बिंग हुई, और आज भी इसके अंदर सिर्फ बेनिफिशरीज औरतें हैं, चंद मतलब 1 करोड़ खानदान है तकरीबन। लेकिन आपने ये भी देखना है कि जो अंडर नरिश्ड है वो सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा भी है। तो ये स्कैन करके आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो 5,000 रुपये हैं, वो भी बहुत है। तरीकाकार जहाँ लीकेज है उसको तो रोक सकते हैं। सर ये बात दुरुस्त है, मुझे ये बताइए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सालाना हम PIA को चलाने की खातिर 300-400 अरब साल का डबोते हैं। मलिक साहब कोई दूसरी स्टील मिल को 300 रुपया देते हैं, रेलवेज के अंदर सैकड़ों अरब रुपया डबोते हैं। क्यों डबोते हैं मलिक साहब? इसलिए जब डबोते हैं कि अगर हम किसी एक इदारे को पकड़ के प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो मजदूर खड़े हो जाते हैं, अदालतें खड़ी हो जाती हैं, मीडिया खड़ा हो जाता है। अच्छा, इस मामले में जो मुखालफत करता है वो दुश्मनी कर रहा है पाकिस्तान, जो भी कर रहा है आप आपके सामने। शोएब शाहीन साहब से पूछते हैं, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर किसी जमात को सियासत नहीं करनी चाहिए, मिल के सर जोड़ के इसके ऊपर कोई हल सोचना चाहिए। हम इस वक्त पाकिस्तान में जितना टैक्स इकट्ठा करते हैं, मज़ीद पैसे बैंकों से उधार लेके सूद अदा करते हैं। ये पता नहीं आप लोगों को नंबर पता है कि नहीं, टोटल हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट की इस वक्त टैक्स की कलेक्शन है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन है। हम और कर्जा लेते हैं फिर इंटरेस्ट पे करते हैं, ऐसे ही तो हम पाकिस्तान ऐसे चला सकते हैं? देखिए नदीम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। पहली बात तो ये कि अगर हमारे प्रोजेक्ट भी शोबाजी के लिए बनेंगे, आप मुझे बता दें, हमने IPPs बना दिए, हमने डैम नहीं बनाए। जो हमें सस्ती तरीन बिजली मिल सकती है, पानी मिल सकता है, हमने वो नहीं किया। ये पिछले 30-40 साल के तरह सारे मंसूबे उठा लें। बदकिस्मती से कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ कैसे आए? देखें, या बादशाहत हो, या जमहूरियत हो, या डिक्टेटरशिप हो, कोई एक निज़ाम हम ये 75 साल में बना सके? कोई भी नहीं। जो आता है हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो अपना नया डॉक्ट्राइन देता है। जो हमारी गवर्नमेंट आती है वो अपना नया पॉलिसी देती है पिछले को ख़त्म करके। हमने कोई काम ढंग से किया ही नहीं है।